अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हुए। तो आज हमारा बायो का पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज हमने उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी। जाहिर है कि इस चैप्टर का नाम ही बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। मैंने आपको शुरू में ही बायोडाइवर्सिटी की टर्म की डिफाइन बताई थी, वो शॉर्ट थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताई हुई है। तो बायोडाइवर्सिटी आर टर्म derived from biological diversity, refer to the variety of life forms present in different ecosystems encompassing the diversity of species, genes and ecosystems. It represents the richness and variability of living organisms and their interaction with each other and their environments. बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट स्पीशीज़। तो यहाँ पर ये कहता है कि वैरायटी ऑफ लाइफ यानी कि मुख्तलिफ ज़िंदगी जीने वाले जो डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हों, उनकी स्पीशीज़ भी अलग हो, जीन्स भी अलग हो और इकोसिस्टम भी अलग हो, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट लेवल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है स्पीशीज़ लेवल, जेनेटिक लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। हमारे पास यहाँ पे वो कहता था असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स मल्टीपल लेवल्स, ईच प्रोवाइडिंग यूनिक इंसाइट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। तो समय पहले स्पीशीज़ लेवल है। स्पीशीज़ यानी कि हम ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स वगैरह की इकसाम को कहते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे इकसाम वगैरह ले लें हम। एट द स्पीशीज़ लेवल बायोडाइवर्सिटी इज असेस्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड काउंटिंग द डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट विद इन अ गिवन एरिया। वो कहता है कि एक मखसूस एरिया होता है जहाँ पर हम उनकी स्पीशीज़ की जो मतलब कितनी यहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती है, मतलब कितनी इकसाम पाई जाती है, वहाँ पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं काउंटिंग के ज़रिए। उनकी इकसाम को हम काउंट करते हैं। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्लूड नॉट ओनली द नंबर ऑफ स्पीशीज़, इसमें हम सिर्फ उनकी काउंटिंग नहीं करते, मतलब कि उनकी नंबर तादाद पे नहीं होते, बट आल्सो देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम उनकी तकसीम वगैरह देखते हैं कि किस इलाके में ये ज़्यादा पाई जा रही है, किस इलाके में ज़्यादा नहीं पाई जा रही है। जेनेटिक लेवल की बात करें, एट द जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन आर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़। जाहिर सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल हर किसी का सेम तो नहीं होता ना। आप कभी देखें कि एनिमल्स वगैरह या फिशेस वगैरह का कभी सेम वैसे नहीं होता। दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज क्रिटिकल फॉर द adaptability and survival for species, enabling them to cope with environmental change and challenges. अभी जो चैलेंजिंग लेवल होते हैं कि हर किसी के जेनेटिक लेवल होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि इनके एनवायरमेंटल चेंज हो सकते हैं, इनकी स्पीशीज़ चेंज होती है, तो उस वजह से। इकोसिस्टम लेवल की बात करें, इकोसिस्टम यानी कि जहाँ ये लोग रहते हैं उस इलाके की बात। एट दिस लेवल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इंक्लूड द रेंज ऑफ हैबिटेट्स भी हम इलाकों कहते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वेटलैंड। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, वेटलैंड गीली जगहों टू ग्रासलैंड जहाँ पर घास पर जाते हैं, डिजर्ट हम सहरा को कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग how different ecosystem function and how they contribute to overall ecological health। यहाँ पर वो हमें कहता है कि कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ वेटलैंड्स में, कुछ ग्रासलैंड में और कुछ डिजर्ट्स में। तो इन सब की जो जेनेटिक मटेरियल या स्पीशीज होती है वो अलग अलग होती है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कहता है कि हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी है बायोडाइवर्सिटी की। रैंडम सैम्पलिंग इज अ फंडामेंटल टेक्निक, हमारे पास फंडामेंटल टेक्निक होती है इकोलॉजिकल स्टडीज फॉर असेसिंग बायोडाइवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। दिस मेथड इज क्रिटिकल फॉर सेवरल रीजंस, मिनिमाइजेस bias, it ensures that every part of the study area has an equal chance of being sampled, which provides a more accurate representation of the overall biodiversity। ये हमें ना इम्पोर्टेंस बता रही है बायोडाइवर्सिटी की। प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स, रैंडम सैम्पलिंग अलाउज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड टू एस्टिमेट स्पीशीज रिचनेस, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर वो कहता है कि हमें ना इससे जाहिर हो जाता है कि कौन से इलाके में कौन सी स्पीशीज ज़्यादा पाई जाती है, कौन से इलाके में नहीं पाई जाती है। फैसिलिटीज कंपेरिजन, इट इनेबल्स कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट एरियाज और हैबिटेट्स बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ पर हम मुख्तलिफ इलाकों या मुख्तलिफ जगहों की बात करते हैं कि ये वहाँ क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, यहाँ सर्वाइव क्यों नहीं करते, उस वजह से। इनहेंसेस रिप्रेजेंटेटिव बाय कवरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टडी एरिया, रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर दैट द सैंपल रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ द एंटायर एरिया। आगे हमारे पास आखिरी है स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन हम कहते हैं कि कंजर्वेशन आप समझें कि पहली जो हमारे पास हीट थी वो भी हमारे पास मतलब एनर्जी वो सेम रहे उसके मुताबिक। एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट थ्रू random sampling are essential for identifying areas of high conservation value and for monitoring change in biodiversity over time। कंजर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना, मतलब देखना कि पहले एनर्जी कितनी थी और अब लूज हुई है या गेन हुई है। आगे है मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 3 मेथड दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग, ट्रांसलेट सैम्पलिंग और एंगल सर्विस।
कोऑर्डिनेट यानी कि हम उनके ना कोऑर्डिनेट उनको हम इसके मतलब एरिया से ना डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इतनी जगह है ना, अब आपको ना इसकी ना हमने कहा है कि आपने इसकी निकालने पे कितनी खुशियाँ पड़ जाए, तो आपने इसको कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर दिया ऐसे करके। ये आपके पास टोटल एरिया था। अब आपने उसके ना हिस्से बांट दिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिया आपने, कि आपने पहले दिन ये 3, फिर अगले दिन ये, फिर ये, ऐसे करके। सही है। ये मेथड हमारे पास कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग कहलाता है। आगे है ट्रांसलेट सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स लेइंग आउट अ लाइन और स्ट्रिप ट्रांसलेट अक्रॉस द स्टडी एरियाज एंड स्पेशीज एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग टाइम। दिस वो कहता है कि हम किसी भी एरिया को ना एक हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। अब आप मिसाल के तौर पर समंदर लें। समंदर की जब लहरें आती हैं ना ज़मीन तक, तो आप वहाँ तो जो पानी के अंदर रहते होंगे, मिसाल के तौर पर शेल्स पाए जाते हैं। तो पानी के अंदर जो शेल्स होंगे वो कैसे होंगे, और जो पानी से बाहर होते हैं मतलब नमी की जगह पर, वो कैसे होते हैं, तो हम उनके अंदर डिफरेंस देखते हैं। आगे हमारे पास है एरियल सर्वेज। एरियल सर्वेज हम कहते हैं हवा। जैसे आपको ये देख रहा होगा, हम हवा में भी ड्रोन के ज़रिए ये काम कर सकते हैं, ड्रोन वगैरह के ज़रिए। अच्छा, आगे है मेथड टू एसेस अबंडेंस। पॉइंट काउंट्स, मार्क रिकैप्चर। पॉइंट काउंट्स की बात करें, पॉइंट काउंट्स इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओवर अ स्पेसिफाइड पॉइंटेड पीरियड। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर बर्ड्स एंड अदर मोबाइल एनिमल्स। वो कहता है कि ये जो पॉइंट काउंट्स है ना, ये हमारे पास सिर्फ बर्ड्स के लिए होता है और मोबाइल मतलब मूवमेंट करने वाले एनिमल्स के लिए। आगे है हमारे पास मार्क कैप्चर। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, मार्किंग एंड रिलीजिंग इंडिविजुअल्स। ये हमारे पास कैप्चरिंग यानी शिकार करने को और रिलीजिंग फिर बाद में छोड़ देने वाला ऑफ अ स्पीशीज दैन रिकैप्चरिंग देम लेटर टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एनिमल्स दैट आर डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली। मतलब अगर आप देखें तो आप शेर के करीब नहीं जा सकते, चाहेंगे तो वो आपको कहा जाएगा, टाइगर या बेयर वगैरह के करीब। तो ये मेथड हमें उनके लिए मदद देता है। आगे कोऑर्डिनेट काउंट से वही बात है कि आपने एक इलाका ले लेना है, फिर उसका हिस्सा बांट देना है कि भाई आपने ये करना है। कैप्चर मेथड। दिस मेथड अकाउंट फॉर वेरिएबल्स सच एज वेरिंग कैप्चर प्रॉपर्टीज एंड मूवमेंट बिटवीन एरियाज। रिमोट सेंसिंग यूज सैटेलाइट और ड्रोन इमेजनरी। ये हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग होता है ना, इसमें हमारे अहम किरदार जो होता है वो सैटेलाइट होती है और ड्रोन होता है। आपको तो पता है कि सैटेलाइट क्यों मदद करता है किसी भी चीज़ की लोकेशन मालूम करने के लिए कि कौन चीज़ कितनी पाई जाती है, कहाँ है। तो और ड्रोन वगैरह तो आपने देखे होंगे शादी ब्याह में जो ऊपर होते हैं, जो वीडियो बना रहे होते हैं वही। तो आज का टॉपिक इसके साथ हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।